हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, अपनी कल फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड जो टेस्ट सीरीज है उसका अपना टॉपिक वही रहेगा, अधिगम। और हर टेस्ट सीरीज में मैंने कल भी आपको बताया था कि हर अपनी टेस्ट सीरीज है उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और उन 10 क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि आपके उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, कौशल के अधिग्रहण को जाना जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन है, न कि पहले की एग्जाम्स में आए हुए। तो अप्लाइड क्वेश्चन है और अपने अनुभव के आधार पर उनको आंसर करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कौशल के अधिग्रहण को जाना जाता है, यानी अपन कह सकते हैं कि कौशल को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ए, संज्ञानात्मक अधिगम के रूप में। कौशल को किस रूप में जाना जाता है? संज्ञानात्मक अधिगम के रूप में, ब भावात्मक अधिगम के रूप में, स क्रियात्मक अधिगम के रूप में और द अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में। तो इसमें सबसे पहले अपन को यह समझना होगा कि कौशल किसे कहते हैं। कौशल वे चीज़ें होती है, अपन कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो अभ्यास सम्मिलित होता है या जिसके अंतर्गत क्रियाएं सम्मिलित होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, कौशल जो है उसके अंतर्गत दो चीज़ें अवश्य शामिल होती है, एक तो अभ्यास और दूसरी है अपनी जो क्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें कि कौशल को किस रूप में जाना जाता है। तो कौशल वो है जिसमें अभ्यास के माध्यम से या क्रियाओं के माध्यम से जिसमें हम कुशलता अर्जित करते हैं। कौशल के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, उनमें कुशलता अर्जित करते हैं। अब कुशलताएं जो है वो कौन कौन सी हो सकती है। जैसे अपन बात करें, बालक की जो भाषा है उसका बोलना, लिखना, दौड़ना, चलना, ये सब क्या है, उसकी क्रियाएं हैं। ये सब उसकी क्या है, क्रियाएं। और जो क्रियाएं हैं उस क्रियाओं में कुशलता, देखिए कौशल और कुशलता दोनों में भी अंतर है। जैसे बालक का लिखना ये एक कौशल है, लेकिन कुशलता जो अर्जित की जाती है ये अपन कह सकते हैं उसमें सुधार हो जाना या एक उच्चतम रूप प्राप्त कर लेना। तो कौशल और कुशलता क्या है, दोनों में अंतर है। कुशलता मैंने बताया कि किसी भी कार्य को करने में एक उत्कृष्टता अर्जित कर लेना, वो चीज़ क्या है, उसकी कुशलता। तो यहाँ पे लिखना और उसमें कुशलता अर्जित कर लेना दोनों अलग अलग है। तो कौशल में कुशलता कब होगी, जब उसमें अभ्यास किया जाएगा, उस क्रिया में क्या है, बार बार अभ्यास किया जाएगा। तो कौशल को किस रूप में जाना जाता है, ये बात थी। तो कौशल का जो संबंध अगर डायरेक्ट अपन कहें तो उसका संबंध है हमारे क्रियात्मक अधिगम के रूप में। कौशल का संबंध किस रूप में है, क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक रूप में। हमारे जो तीन पक्ष है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, तो हमारे जो भी कौशल है उनका संबंध किससे है, उसका संबंध हमारे क्रियात्मक पक्ष से। एक प्रश्न भी आपने कभी पढ़ा होगा कि व्यवहार का करना पक्ष, हम जो भी कार्य करते हैं उसका संबंध किस पक्ष से है, तो ध्यान रखना हमारे जो क्रियात्मक पक्ष है उससे इसका संबंध है। तो पहला अपना क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है अपने, क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद और गेस्टाल्टवाद में समान विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद और गेस्टाल्टवाद में समान विशेषता है, यानी जो तीनों विचारधाराएं या संप्रदाय है इनमें क्या जो गुण है वो समान है, इसमें समान विशेषता तीनों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पहला है शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्यों पर बल, क्या तीनों का समान है। सेकंड है व्यक्ति पर, क्या इन तीनों विचारधाराओं ने समान रूप से बल दिया है। स है यहाँ पे भौतिक पर्यावरण पर, क्या तीनों ने समान रूप से बल दिया है। और द है मूल्य शिक्षा पर बल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो है यहाँ पे व्यक्तिवर बल। सही आंसर क्या है यहाँ पे, ब व्यक्तिवर बल। देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो ब है वो क्यों हुआ, व्यवहारवाद हो चाहे प्रकृतिवाद हो या गेस्टाल्टवाद हो, मनोविज्ञान के जितने भी विचारधारा या क्षेत्र है उन सब का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी का जो बल है उन्होंने ये दिया था, उन्होंने व्यक्ति के ऊपर, यानी व्यक्ति के मनोविज्ञान पे। यानी व्यक्ति कोई भी व्यवहार सीखता है तो उसकी जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, उसकी प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती है जो, लेकिन उसके मूल में है वो सबसे एक महत्वपूर्ण है व्यक्ति।
जैसे व्यवहारवाद है, वो सीखने पर व्यवहारवादियों को मानना है, व्यक्ति पर बल है कि उनकी जो विचारधारा क्या है व्यवहारवादियों की, कि कोई भी व्यक्ति है उसको अभ्यास के माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो उसके केंद्र में कौन है? केंद्र में व्यक्ति है। प्रकृतिवाद है, बालक को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने दिया जाए, वह स्वयं ही सीख सकता है, ये उसका एक प्रकृतिवाद हो गया। लेकिन उसके मूल में कौन है? व्यक्ति है। और गेस्टाल्टवाद है, जिसमें बालक को क्या है, केवल अभ्यास से नहीं, उसको संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं या सूझ के माध्यम से सिखाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इन तीनों के जो मूल में है, जो समान रूप से मिलेगी, वो बात यह है कि तीनों ही विचारधाराओं ने है वो किस पे बल दिया है? इन्होंने व्यक्ति पर बल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास का नियम संबंधित है। अभ्यास का नियम संबंधित है अधिगम को सरल बनाने से। प्रश्न को ध्यान से समझना है और उसके जो ऑप्शन है उसको भी ध्यान से। ब है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने से, स है गृह कार्यों को सरल बनाने से, और द है उपरोक्त सभी। अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? यानी हम जो अभ्यास करते हैं वो क्यों करते हैं, ये हमारे प्रश्न को समझने का एक तरीका हो सकता है। तो हम अभ्यास क्यों करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, सीखने को सरल बनाने के लिए, ब है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने से, और स है गृह कार्यों को सरल बनाने से, या द उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने से। क्यों होगा? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। सीखने के बाद में अभ्यास का महत्व है। अभ्यास का महत्व है किसके बाद में? सीखने के बाद में। हम जो कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं वहाँ उसके बाद में अभ्यास का औचित्य यही है कि हमने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है हम उसको स्थायी कर सकें। हमने सीख तो लिया है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से हम कर क्या सकते हैं? उस कार्य को स्थायी कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा हम, आप कहोगे कि इसमें क्यों नहीं हुआ, तो अभ्यास के द्वारा हम अधिगम को सरल नहीं बना सकते। सरल बनाने का कार्य कौन करता है? तत्परता। तत्परता क्या है? अपन कह सकते हैं कोई किसी भी कार्य को करने से पहले की क्रिया है सरल बनाना, और किसी भी कार्य को करने के बाद की क्रिया है अभ्यास। दोनों चीज़ में अंतर है। किसी भी कार्य को करने से पहले वो चीज़ क्या होती है, उसको हम सरल बनाते हैं, और किसी भी कार्य को करने के बाद में हम क्या करते हैं? उस पर अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्यों करते हैं? स्थायी बनाने के लिए। और प्रारंभ में अपन कह सकते हैं सरल बनाने का जो कार्य है वो किसका है? वो है यहाँ पे तत्परता का। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसके बारे में पूछा गया, अभ्यास के बारे में। तो अभ्यास का मतलब क्या है? अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाना। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। और मैंने कहा कि तत्परता का कार्य क्या है? जब हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम सीखना क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अभ्यास के नियम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अनुक्रिया के पश्चात धनात्मक वस्तु का परिस्थिति से हट जाना किसका उदाहरण है? किसी अनुक्रिया के पश्चात धनात्मक वस्तु का परिस्थिति से हट जाना किसका उदाहरण है? अ धनात्मक पुनर्बलन का, ब ऋणात्मक पुनर्बलन, स धनात्मक दंड का, और द ऋणात्मक दंड का। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको समझना है प्रश्न को। अनुक्रिया के पश्चात धनात्मक वस्तु का, दो चीज़ें हैं, एक तो धनात्मक वस्तु और उसका है हट जाना। अगर ये दो चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो पुनर्बलन या दंड से संबंधित, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाती है हट जाने की, तो यहाँ पे आपके सामने दो स्थिति बनती है। किसकी? अपन कह सकते हैं इसमें कि एक तो हो गया अपने जो ऋणात्मक पुनर्बलन हो सकता है और ऋणात्मक दंड। हट जाने का मतलब है वो कौन सी स्थिति हो गई? ऋणात्मक हट जाने की। और अगर कोई वस्तु जुड़ जाती है तो वो किससे संबंधित हो जाती है? धनात्मक से संबंधित। तो यहाँ पे धनात्मक वस्तु का हट जाना, धनात्मक वस्तु का हट जाना, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं किस रूप में? दो चीज़ें हो सकती है, एक तो पुनर्बलन हो सकता है, ठीक है, और अपन कह सकते हैं एक दंड हो सकता है। तो यहाँ इन दोनों में से क्या होगा? तो कोई इच्छित वस्तु हमारे सामने से हट जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है ऋणात्मक दंड। ध्यान रखना, इच्छित वस्तु का हमारे सामने से हट जाना, कोई चीज़ जुड़ती है तो वो चीज़ आती है धनात्मक के अंदर, और कोई वस्तु हटती है वो आती है ऋणात्मक के अंतर्गत। ये इतनी बात क्लियर है।
दूसरी बात आती है कि इसमें अगर कोई वस्तु किसी का अनुक्रिया के करने के बाद में किसी वस्तु के हट जाने से, आप उसका ये देखिए, अगर हमारे व्यवहार में आवृत्ति बढ़ रही है तो वहाँ पे पुनर्विलन होगा, और हमारी आवृत्ति घट रही है तो वहाँ पे दंड होगा। दूसरी चीज़ ये देखिए, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी क्या, कि किसी वस्तु, जिस इच्छित वस्तु है उसका हट जाना। तो अगर वस्तु, मान लीजिए आप जिस कार्य को, जिस पुनर्विलन या उद्दीपक के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, वो वस्तु ही अगर आपके सामने से हट जाती है तो क्या होगा, हमारा व्यवहार कम होगा। कम होने का मतलब यहाँ पे दंड है, और वस्तु हट रही है तो वो क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक दंड यहाँ पे हो गया। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई ऑफिस में कार्य कर रहा है, पैसों के लिए वो कोई कार्य कर रहा है, तो आप देखते हैं कि उस कार्य को करने के बाद में क्या, उस कार्य को करने के बाद में आपको पैसे नहीं दिए जाते, यानी धनात्मक वस्तु का परिस्थिति से क्या हट जाता है, तो आपका व्यवहार क्या होगा, आपका व्यवहार क्या होगा, आपकी अनुक्रिया क्या होगी, घटेगी। तो घटेगी तो यहाँ पे दंड की एक महत्वपूर्ण बात है कि वो क्या है, इसमें अगर घट रही है तो वो क्या है, दंड का उदाहरण है, और अनुक्रिया बढ़ रही है तो वो पुनर्विलन का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो गया ऋणात्मक दंड, और वस्तु हट रही है तो यहाँ पे ऋणात्मक है, और अनुक्रिया घट रही है तो दंड है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, एक तो अनुक्रिया बढ़ रही है, घट रही है, अगर घट रही है तो दंड, और बढ़ रही है तो पुनर्विलन, और वस्तु हट रही है, जुड़ रही है तो धनात्मक, और हट रही है तो ऋणात्मक। आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परिकल्पित निगमनात्मक विधि किसकी देन है। परिकल्पित निगमनात्मक जो विधि है ये किसकी देन है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं परिकल्पना क्या है। परिकल्पना क्या है, परिकल्पना अपन कह सकते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। और परिकल्पना अगर हम सामान्य बात करें, परिकल्पित या परिकल्पना, ठीक है, समस्या का संभावित समाधान। परिकल्पना क्या है, समस्या का संभावित समाधान परिकल्पना है। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक अगर प्रक्रिया की अगर बात करें तो उसके लिए समस्या का लिए हम कुछ न कुछ संभावित समाधान ढूंढते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए बच्चा है, विद्यालय से भाग गया है बीच में ही, या पलायन कर गया है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उससे पहले कुछ संभावनाएं व्यक्त करते हैं। उस संभावना को ही मनोविज्ञान में क्या कहा गया है, परिकल्पना। समझ गए आप परिकल्पना क्या है, समस्या का संभावित समाधान। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का लिए हम निश्चित पहले ही हम उसका उत्तर नहीं बता पाते, उसके बारे में हम कल्पना करते हैं, ठीक है, एक अंदाज लगाते हैं, सॉरी कल्पना अलग चीज़ है, अंदाज। इस अंदाज को मनोविज्ञान में अपन कह सकते हैं परिकल्पना। तो ये परिकल्पना करती क्या है, किसी भी समस्या के समाधान होने में हमारे लिए एक सहायता का कार्य करती है। तो हम जैसे परिकल्पना करते हैं कि बच्चे को भागने का कारण क्या है, तो हम ये सोचते हैं कि हो सकता है इस बच्चे के घर पे कोई अनिवार्य कार्य हो, या दूसरा कार्य ये हम सोच सकते हैं, हो सकता है इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया हो इसलिए यह अध्यापक के डर से पहले ही भाग गया। तो हमने एक दो परिकल्पनाएं बना ली है, और ये परिकल्पनाएं हमारे लिए क्या करती है, समस्या का जो है समाधान करने में लिए हमारे लिए क्या है, आसानी कर देती है। तो हम जब उसके बारे में काफ़ी प्रयास करते हैं, इसके वास्तविक कारणों तक जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ इस कारण से बच्चा विद्यालय बीच में ही छोड़कर भाग गया। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, परिकल्पना। तो यहाँ पे परिकल्पित जो बात है निगमनात्मक विधि, ये किसकी देन मानी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा हल। परिकल्पित निगमनात्मक विधि किसकी देन है, क्लार्क एल हल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है आपने ये जो अवधारणा पढ़ी हो, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन में आप हो सकता है इसका जवाब कहीं न दे पाए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने में केवल उद्दीपन की तीव्रता को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि प्राणी की इच्छाओं एवं प्रेरणा को भी अनुक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण माना।
प्रश्न को दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिए। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने में केवल उद्दीपन की तीव्रता को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि प्राणी की इच्छाओं एवं प्रेरणा को भी अनुक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पावलोव, ब गुथरी, स क्लार्क एल हेल और द है स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा इसका क्लार्क एल हेल। देखिए क्लार्क एल हेल क्यों हुआ? आपने कभी पढ़ा हो शायद कि एक SOR थ्योरी चलती है, ठीक है। किसकी है SOR थ्योरी? वुडवर्थ की है। SOR थ्योरी किसकी है? आपको वीडियो भी मिल जाएगा। SR थ्योरी और SOR थ्योरी, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है पूरा विस्तृत रूप से इस अपने चैनल पर। तो यहाँ पे SOR जो थ्योरी है वुडवर्थ की है, और इस जो थ्योरी है इसको समर्थन करने वाले हैं क्लार्क एल हेल। तो यहाँ पे जो अन्य जो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी अपन बात करते हैं कौन कौन? अपन बात करते हैं व्यवहारवादी में जैसे थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ये सभी व्यवहारवादी ही थे, ठीक है। लेकिन ये SR इन्होंने ये किस पे समर्थन थे? ये SR थ्योरी दी थी इन्होंने, और इसके अलग एक अपनी SOR थ्योरी चलती है, वो वुडवर्थ की थ्योरी है। यहाँ पे ये जो थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर है, इनका क्या मानना था? इनका केवल एक ही बात मानना था कि व्यक्ति का कोई भी व्यवहार है या उसकी अनुक्रिया होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उद्दीपक की तीव्रता का। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? उद्दीपक की तीव्रता का। यानी व्यक्ति की इच्छाएं, प्रेरणा, आकांक्षाओं का कोई महत्व नहीं होता है। इन व्यवहारवादियों को मानना था थार्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर। व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो उद्दीपक से या उद्दीपक की तीव्रता से प्रभावित होकर अनुक्रिया करता है। लेकिन बाद में जो SOR थ्योरी है चलती है, जिसको अपन कह सकते हैं स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया, ये जो अवधारणा ये कहती है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसमें केवल उद्दीपक की तीव्रता ही शामिल नहीं होती है। उद्दीपक की तीव्रता के साथ साथ क्या क्या शामिल होती है? व्यक्ति की, प्राणी की स्वयं की इच्छाएं और प्रेरणा को भी इन्होंने महत्व दिया था। यानी व्यक्ति की जब इच्छा नहीं होती है या वह प्रेरित नहीं होता है तो भले ही उद्दीपक कितना ही प्रभावी हो, वह उसके प्रति कोई अनुक्रिया नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने भोजन है, ठीक है, अगर आपको भूख नहीं है तो आप उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करोगे, चाहे वो मिठाई हो या कोई भी व्यंजन हो सकता है। तो ये मानना था वुडवर्थ का SOR थ्योरी। जबकि थार्नडाइक, पावलोव, जो स्किनर है, इनका क्या मानना था कि अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो भी वह सिर्फ उद्दीपक की प्रभावी है। अगर मान लीजिए मिठाई दी गई तो उसको भूख नहीं है तो भी वह उसके अनुक्रिया करेंगे। लेकिन ये अपनी जो आधुनिक विचारधारा है वो SOR थ्योरी चलती है। SR जो थ्योरी, जो भी मनोवैज्ञानिक थे इसमें थार्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर, इन्होंने भी बाद में SOR थ्योरी जो है वुडवर्थ की, या अपन कह सकते हैं इसको समर्थन देने वाले क्लार्क हेल, इन्होंने इस बात का समर्थन किया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टिकोण अपन कह सकते हैं अभिवृत्ति। दृष्टिकोण को कह सकते हैं अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, ठीक है, नज़रिया और मूल्य और रुचियाँ परिलक्षित होती हैं। हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारे जो कुछ आदर्श मूल्य हैं और हमारी जो रुचियाँ हैं वो किस में परिलक्षित होती है? ये या अपन कह सकते हैं इनका संबंध किससे है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से, भावात्मक क्षेत्र से, और थर्ड है यहाँ पे क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र द्वारा, और दह अभिक्षमता द्वारा किससे परिलक्षित होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अपन को इस चीज़ को भी समझना होगा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भावात्मक जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली है तो इससे संबंधी कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो गलत होने की जो संभावना है काफ़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बात करते हैं संज्ञानात्मक जो यहाँ ज्ञान क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं हमारी जो चिंतन, स्मृति एवं प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं अपने? चिंतन, स्मृति, ये आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं, या अपन कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या है ये अपन अलग बात करेंगे वीडियो में। चिंतन, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण यानी किसी समस्या को समग्र रूप से समझना, ठीक है, वो अपन कर सकते हैं प्रत्यक्षीकरण। भावात्मक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं?
देखिए जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, ये एक प्रक्रियाएं हैं। ये क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, इनको भी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति चिंतन कर रहा है, स्मृति, इन सबको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। दूसरा यहाँ भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, जिसका संबंध अपन कर सकते हैं हमारे हृदय से होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। तो भावात्मक के अंतर्गत हमारे क्या क्या आ जाती हैं? हमारी जो भी रुचियाँ हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, अभिवृत्ति है, भावनाएं हैं, ठीक है, संवेग है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? हमारे इस भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। भावात्मक में जैसे जो दृष्टिकोण है, मूल्य और रुचियाँ, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्रियात्मक के अंतर्गत हमारी जो भी गतिविधियाँ हैं, ठीक है, कौशल, चलना, दौड़ना, भाषा अपनी है, बोलना, खाना पीना, ये सब जो भी है क्रियात्मक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ किसके अंतर्गत परिलक्षित होती है? ये होती है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। क्वेश्चन नंबर, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है लर्निंग आउटकम्स। अधिगम प्रतिफल को हम कह सकते हैं लर्निंग आउटकम्स। तो इसका तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से, ब है शिक्षक की शिक्षण विधियों में होने वाले परिवर्तन से, स पाठ्य वस्तु का परिमार्जन से, द है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से, या बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। देखिए अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स क्या है? हमने जो भी शिक्षण प्रक्रिया आयोजित की, यानी शिक्षक ने जो कुछ पढ़ाया उसके बाद में बालक ने क्या सीखा, बस ये चीज़ क्या कहलाती है? अधिगम प्रतिफल। या उसने, अपन कह सकते हैं उसने कितना सीखा, उसने कितना सीखा, इसका मतलब है यहाँ पे अधिगम प्रतिफल से। अधिगम प्रतिफल की अगर बात करें तो केवल इसका संबंध सिर्फ बालक से है। अधिगम प्रतिफल का संबंध किससे है? बालक से। यानी बालक ने कितना सीखा, ये चीज़ क्या है? अधिगम प्रतिफल। तो यहाँ पे शिक्षक की शिक्षण विधियों से यहाँ अधिगम प्रतिफल का मतलब नहीं है, और ना पाठ्य वस्तु के परिमार्जन से। अधिगम प्रतिफल का सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि बालक ने कितना सीखा, या उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिमार्जन हुआ, ये चीज़ कहलाती है अधिगम प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास में अनुकरण व पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना? यह भी आपके लिए अप्लाइड और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं आपका क्या आंसर होता है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास में अनुकरण व पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ए वॉर्फ, ब जीन पियाजे, स स्किनर, द वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर होगा स्किनर। इसका सही आंसर क्या होगा? स्किनर। देखिए बात करते हैं वॉर्फ की। सबसे पहले देखिए भाषा के विकास की बात यहाँ पे चल रही है, भाषा के विकास की बात चल रही है, तो अपन को ये पता होना जरूरी है कि वॉर्फ की एक प्राकल्पना चलती है। भाषा विकास में इनका कोई योगदान नहीं था वैसे वॉर्फ की, लेकिन भाषा और चिंतन, इनके बीच का जो संबंध है, इस पर इन्होंने बल दिया था। दोनों अंतर है, भाषा विकास और भाषा और चिंतन के बीच के संबंध, दोनों में अंतर है। तो जो वॉर्फ की जो प्राकल्पना चलती है भाषाई नियतिवाद, ठीक है, इसकी जो प्राकल्पना है भाषाई नियतिवाद, जिसको अपन कह सकते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। तो भाषाई नियमित नियतिवाद या भाषाई सापेक्षवादी अपन कह सकते हैं। वॉर्फ की जो ये प्राकल्पना ये थी कि भाषा जो होती है वो चिंतन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है, ठीक है, लेकिन भाषा विकास का यहाँ पे बात इन्होंने नहीं की थी। भाषा विकास की बात करने वाले जो थे वो थे पियाजे, स्किनर और वाइगोत्स्की। लेकिन यहाँ पे जो बल किस पे दिया गया? अनुकरण एवं पुनर्बलन पे। पियाजे की जो बात थी, अपन बात करते बालक के ज्ञान का निर्माण, तो उन्होंने कहा था कि बालक अंतःक्रिया के माध्यम से अपने वातावरण में अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं या भाषा का विकास करते हैं वातावरण में अंतःक्रिया के माध्यम से, के माध्यम से, ठीक है। तो बालक वातावरण में अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण, अब ज्ञान के अंतर्गत उसकी भाषा का भी विकास शामिल है। लेकिन यहाँ पे बालक जो है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है या वह परिपक्व होता जाता है, वो अनुकरण के माध्यम से अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान का निर्माण करता जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पुनर्बलन की बात नहीं की थी, पियाजे ने। पुनर्बलन की बात किसने की थी? स्किनर ने की थी। तो स्किनर जो है, इन्होंने कहा कि बालक कोई भी व्यवहार करता है लोगों को देखकर अनुकरण करके, तो अनुकरण करने के बाद में वह जो भी
उसका जो व्यवहार होता है उसके बाद में हम उसको जो पुनर्बलन देते हैं, तो वैसे ही उस पुनर्बलन के माध्यम से धीरे धीरे बालक में भाषा का विकास हो जाता है। जैसे अपन बात करें, बालक मान लीजिए कोई भी वस्तु पड़ी है, वो बोल रहा है, जैसे सेब है, तो हम जब वो सेब बोलता है तो हम मुस्कुराते हैं, तो वो मुस्कुराहट जो है उस बालक के लिए क्या है, पुनर्बलन का कार्य करता है। या कई बार देखते हैं कि कुछ बालक है जो अपशब्द बोलते हैं, तो हम हंस देते हैं या मुस्कुरा देते हैं, तो वो बालक के लिए क्या है, पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। और वो पुनर्बलन क्या है, उसके व्यवहार के या अपन कह सकते हैं पुनरावृत्ति जो होने की संभावना को बढ़ाता है। तो आप संभावना होगी कि वो बालक उस शब्द का दोबारा रिपीटेशन करेगा, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करेगा। तो ये थी स्किनर की। और अंतिम जो है यहाँ इसकी भी बात कर लेते हैं, वाइगोत्स्की का यहाँ पे क्या विचार था। वाइगोत्स्की का विचार था कि भाषा और जो विकास है वो भाषा और जो विचार है दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, एक समय तक प्रारंभ में 2 वर्ष तक भाषा और विचार जो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ भाषा और विकास की बात की जा रही है, भाषा विकास की बात की जा रही है। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा विकास कैसे होता है, लोगों के बीच में अंतःक्रिया के माध्यम से, लोगों के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से बालकों में क्या है, भाषा का विकास होता है। लोगों के बीच अंतःक्रिया, देखिए दोनों चीज़ में अंतर है, वातावरण में अंतःक्रिया के माध्यम से और लोगों के बीच में अंतःक्रिया, यानी यहाँ लोगों के बीच का मतलब क्या है, समाज के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से बालक में भाषा का विकास होता है। अगर ये बात पूछी जाए तो आपको क्या करना, वाइगोत्स्की। ठीक है, और वातावरण में अंतःक्रिया के माध्यम से, ठीक है, उसमें भाषा का विकास होता है। तो ये बात किसने, जीन पियाजे ने। और अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से बालक में भाषा का विकास होता है, तो ये बात की थी स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आगे बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। अ अभिप्रेरणा, ब बुद्धि, स रुचि और द अधिगम निस्सहायता। ठीक है, जिसको अपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा हेल्पलेसनेस। इसका सही आंसर होगा अधिगम निस्सहायता। ठीक है, कौन सा कारक अधिगम में बाधक है। देखिए अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन, वो सीखने में बाधक नहीं है। बुद्धि जो वो भी सीखने में बाधक नहीं, रुचि है वो भी सीखने में बाधक नहीं है। तो अधिगम जो निस्सहायता क्या है, ये अवधारणा चलती है, अपन कह सकते हैं सोलिगमैन की अवधारणा है अधिगम निस्सहायता, लर्नेड हेल्पलेसनेस। अधिगम निस्सहायता है क्या चीज़, देखिए आप इसको अर्जित निस्सहायता भी कर सकते हैं। तो अधिगम निस्सहायता में अगर आप शब्द को पढ़ोगे तो भी इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि सीखी हुई असहायता अपन कह सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमने ये चीज़ अधिगम कर ली है कि हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, या मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अगर ऐसी विचार किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं अधिगम निस्सहायता। उन्होंने जो सोलिगमैन है उन्होंने कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, जिसमें क्या था कि एक बॉक्स था या एक रूम था, जिसमें क्या है, वो जब कुत्ता बैठा होता है तो वहाँ पे विद्युत का आघात दिया जाता है। ठीक है, वहाँ उस क्या है, विद्युत का आघात दिया जाता है, तो वह काफ़ी प्रयास करता है बाहर निकलने की, लेकिन जब वह उससे बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो अंत में वह ये सीख लेता है कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, और अंततः वो क्या है, हताश होकर बैठ जाता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अर्जित निस्सहायता। बाद में सोलिगमैन ने एक दूसरा प्रयोग किया था, उस जो कुत्ते को क्या है एक ऐसे रूम में रखा गया, ठीक है, जहाँ पे क्या है वो वहाँ से आसानी से निकल सकता था। ठीक है, तो वहाँ पे उसको विद्युत का आघात दिया था, लेकिन वो कुत्ता है पहले से क्या है, अर्जित निस्सहायता, अधिगम निस्सहायता दोनों एक ही चीज़ है। उसने ये सीख लिया था पहले कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, अधिगम निस्सहायता। सामान्यतः अगर बात करें, कई बार क्या होता है कि हम ये एक धारणा बना लेते हैं, कोई भी विषय जैसे मनोविज्ञान की बात करते हैं, जब 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमको लगता है एकदम जब इजी क्वेश्चन हो उस पर भी हम ये धारणा बना लेते हैं कि मैं इसका समाधान नहीं कर सकता। जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन है वो भले ही सरल हो, लेकिन हम पहले से ही एक धारणा बना कर चलते हैं कि मैं गणित का समाधान नहीं कर सकता, इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो वो चीज़ कहलाती है अधिगम निस्सहायता। तो ये अपनी आज की सेकंड टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई। तो दोस्तों कैसी लगी ये टेस्ट सीरीज, कैसे लगे क्वेश्चन, अपने जो विचार जरूर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।